नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि यूं ही हम मिलते रहें। भाई देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम मल्हार कक्षा 6 की नई पुस्तक जो है हिंदी की, उसके लेसन एक के बाद एक करते चले जा रहे हैं और मुझे खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि तमाम लेसन हमने 12 लेसन जो हैं एक के बाद एक सिलसिलेवार कर लिए हैं और आज हम अंतिम पड़ाव पर हैं इस सफर में। जी हाँ, आज इस पुस्तक के अंतिम लेसन की बारी है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और उसके बाद मैं कक्षा 7 की मल्हार जो है वो शुरू करूंगी और कक्षा 4 की भी नई पुस्तक सीबीएसई ने अभी प्रस्तुत कर दी है, उसकी भी क्लासेस हम करेंगे। तो चलिए पहले आज के बारे में बता देती हूँ आपको। आज हमारा पाठ है पेड़ की बात, जिसे लिखा है महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जी ने। जी हाँ, इनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पेड़ की बात जो है ना, पहले उसकी बात कर लेते हैं। भाई देखिए, पेड़ हम सभी ने देखे हैं, लेकिन आपको क्या पता है ये कि पेड़ भी बिल्कुल हम इंसानों की तरह, सजीवों की तरह बर्ताव करते हैं, सांस लेते हैं, खाते पीते हैं, महसूस करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अगर यकीन नहीं आ रहा ना तो आइए ये पाठ मैं आपके लिए पढ़ते जा रही हूँ और एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी। आपको खुद समझ जाएगा कि पेड़ जो होते हैं कितने संवेदनशील होते हैं और अगर हम उनके इशारे, उनकी भाषा समझने की कोशिश करें तो पेड़ बहुत कुछ कहते हैं। कैसे होते हैं पेड़, कैसी होती है पेड़ों की दुनिया, क्या है प्रकृति के राज, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस पाठ के माध्यम से। देखिए, मैं आपके लिए इसका वाचन भी करते जा रही हूँ और वाचन के साथ साथ इसकी व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन भी करती चलूंगी। क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत रोचक है। कैसे अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। आइए जानते हैं पेड़ की बात। बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे पड़े रहे। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। सर्दियों के बाद वसंत आया, उसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। तो यहाँ इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किस तरह से एक बीज जो मिट्टी के अंदर बोया जाता है, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, बारिश आती है, तो वो बीज जो है मिट्टी से अंदर जो गड़ा हुआ था वो मिट्टी से ऊपर आकर, जमीन की सतह से ऊपर आकर, धरती से ऊपर आकर अंकुरित हो जाता है। यही जो शुरुआती अवस्था होती है, बीज से जो नन्ही नन्ही कोमल कोपलें फूट पड़ती हैं, वही अंकुरण कहलाता है, अंकुर निकल आना कहलाता है। इस दृश्य को देखिएगा, अगर अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर इसे करके देखिएगा बच्चों। आपको पता चलेगा कि कैसे बीज से अंकुरण होता है और शुरुआत होती है आगे जाकर एक बड़े पेड़ के बनने की। जो कालांतर में बड़ा पेड़ बनेगा ना, उसकी शुरुआत आप देखिएगा अंकुरण से। इस तरह से एक नन्हा सा बीज मिट्टी के अंदर बोया हुआ जो रहता है, वो बारिश आती है, समय उसका पूरा होता है और वो धीरे से धरती के ऊपर, मिट्टी के ऊपर नन्ही नन्ही कोपलों के रूप में फूट पड़ता है। ये देखिए, ये है बीज का अंकुरण। वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। सभी पेड़ पौधों में जड़ व तना ये 2 भाग मिलेंगे। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह ही रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी व तना ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। 2-1 दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो। उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठाई तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई।
तुमने कई बार सर्दियों में मूली काट कर बोई होगी, देखा होगा पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ आए हैं। तो भाई देखिए, पेड़ के दो हिस्से हम मुख्य रूप से मान सकते हैं। एक वो हिस्सा होता है जो हमें दिखाई देता है जमीन के ऊपर, वो कहलाता है तना, और एक वो हिस्सा होता है जो जमीन के नीचे फैलती रहती है, जड़ें उसकी, वो जड़ है ना। जो धरती के ऊपर दिखाई देने वाला हिस्सा है वो तना है, और धरती के नीचे जो है वो जड़ है। और ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है पेड़ों की कि तना जो है ऊपर की ओर बढ़ता है, और ये जो जड़ें हैं वो धरती में नीचे की ओर फैलती चली जाती हैं, और यही प्रवृत्ति हमेशा रहती है। इसको सिद्ध करने के लिए एक परीक्षण किया जो लेखक महोदय हैं, उन्होंने एक गमले को उन्होंने उल्टा कर दिया। अब उल्टा कर दिया यानी गमले में तना ऐसे ऊपर बढ़ रहा था, अब उसको उल्टा कर दिया तो क्या हो गया कि तना नीचे आ गया और जड़ ऊपर हो गई। लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने क्या देखा कि ये जो पत्ती है, ये डालियां हैं, वो जो नीचे की ओर थी वो मुड़कर ऊपर की ओर आने के लिए एक उस दिशा की ओर अग्रसर हो रही हैं, और वहीं जो जड़ है उसकी प्रवृत्ति क्या है, वो नीचे की ओर होती है। तो जड़ें जो हैं वो नीचे की ओर अब वो अग्रसर हो रही हैं। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जड़ जो है जमीन के अंदर नीचे 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 गहराई में फैलती चली जाती है, और तना जो है वो धरती के ऊपर 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 बढ़ता चला जाता है। आगे देखते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए या याद दिलाने के लिए बच्चों से भी वो मुखातिब होते हैं लेखक महोदय, और कहते हैं कि तुमने सर्दी के दिनों में मूली को काट कर बोया होगा। भाई मूली को हमने काटा और जमीन में बो दिया, तो जो हिस्सा जमीन के अंदर जो दबा हुआ था पत्तियों वाला, वो कुछ समय के बाद धरती के ऊपर आ जाता है, और जो कंद है, मूली कंद है ना, तो वो जो जड़ है वो अंदर फैलती जाती है। मूली जो है वही जड़ ही है ना, एक तरह की जड़ी है, एक तरह का कंद है, वो कंद मूल जो होते हैं ना वो है। तो वो इस तरह से नीचे जमीन के अंदर से हम खोद कर निकालते हैं, उसकी सिर्फ पत्तियां ऊपर दिखती हैं और मूली जो है अंदर जमीन के अंदर दबी होती है। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि जब बोया था तो हमने जमीन के अंदर दबा दिया था, लेकिन जड़ नीचे चली गई और जो तना है वो ऊपर आ गया, पत्तियां जो हैं ऊपर आ गई। हम जिस तरह भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। पेड़ पौधों के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जिस तरह से हम इंसानों को जीवित रहने के लिए भोजन पानी की ज़रूरत होती है, पेड़ भी भोजन करते हैं। उनका भोजन क्या है? पानी। जड़ों को जब हम पानी देते हैं तब जिस तरह से हम चीनी में पानी डालेंगे तो चीनी पूरी घुल जाती है ना, वैसे ही मिट्टी में पानी डालते हैं तो मिट्टी के जो खनिज लवण हैं वो घुलकर जड़ों को पोषण प्रदान करते हैं। और आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जानते हैं ना, उसमें आपको पता है कि पौधे पानी और सूर्य प्रकाश की मौजूदगी में अपना भोजन पकाते हैं, बनाते हैं और उसे ग्रहण करते हैं और ग्रो करते हैं। इसीलिए तो जिन पौधों को पानी नहीं मिल पाता, जड़ों को पानी नहीं मिल पाता, वो सरवाइव नहीं कर पाते, जीवित नहीं रह पाते, और कुछ समय के बाद यही स्थिति लगातार बनी रही तो पौधे मर जाते हैं क्योंकि उनको भोजन नहीं मिला। ठीक वैसे ही अगर हमें हमारे शरीर के ईंधन यानी कि भोजन की आपूर्ति नहीं की गई, नहीं हुई, तो हम भी धीरे धीरे कमजोर होकर नष्ट हो जाएंगे। वैसा ही सेम पौधों के साथ होता है। आगे देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है।
अब अगेन आप देख लीजिए, हम इंसानों के शरीर में शिराओं का, रक्त वाहिनियों का, नसों का जाल सा बिछा हुआ है जो ब्लड के जरिए हमें हमारे शरीर के अंग अंग को पोषण पहुंचाता है। लेकिन पेड़ का क्या? जी हाँ, पेड़ के शरीर में भी अनगिनत नल की तरह नसें बिछी हुई हैं, है ना। और आपने देखा होगा ना, पत्तियों में आपको दिखाई दे जाएगी। और इन्हीं के जरिए पोषण पेड़ तक, पत्तियों तक और पौधे के सभी अंगों तक पहुंचता है। सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इसे सहजता से हम देख सकते हैं। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होंठ देखे जा सकते हैं। जब आहार करने की जरूरत ना हो तब दोनों होंठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, इसे अंगारक वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो, जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निःशेष कर डालते हैं और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश न मिलने पर ये बच नहीं सकते। पेड़ पौधों की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही। वन अरण्य में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ में सचेष्ट हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी, इसलिए वे पेड़ों से लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं। तो यहाँ हमने ये देखा पौधों में भी जैसे हम इंसान भोजन ग्रहण करने के लिए अपने होठों का इस्तेमाल करते हैं, मुंह के जरिए भोजन ग्रहण करते हैं, वैसे ही अनगिनत सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखेंगे छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में और इनके जरिए वो ग्रहण करते हैं। इसमें एक पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल नाम का पदार्थ पाया जाता है जो पत्तियों को का भोजन बनने की प्रक्रिया को दर्शाता है। सूर्य प्रकाश जो होता है, सूरज जो होता है, उसकी रोशनी में ही ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इस तरह से पौधों का भोजन बनता है। और इससे हमें समझ आता है कि प्रकाश कितना जरूरी है। अगर सूरज का प्रकाश रोशनी पौधों को नहीं मिली तो वो मर जाएगा। हम ये सिद्ध करने के लिए ये अपने घर में ही थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम ऐसी जगह में छाया वाली जगह में पौधों को गमले में रख देते हैं। हम ये देखेंगे कि जो प्रकाश की दिशा है, जहाँ पर थोड़ी धूप आ रही, प्रकाश आ रहा है, सारे पौधे की पत्तियाँ उस तरफ मुड़ जाती हैं, डंगाल उस तरफ मुड़ जाती है, उस दिशा में वो बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे प्रकाश चाहिए जीवित रहने के लिए। और इससे हमें जो प्रकाश और हवा, अब देखिए हवा की भी कितनी महत्वपूर्ण बात है ये कि पौधे ना हो ना तो हमें ऑक्सीजन शुद्ध वायु ना मिलेगी, क्योंकि हम इंसान जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी अंगारक वायु का जो विसर्जन करते हैं उसे पौधे जो है ग्रहण करते हैं। हम श्वास के जरिए ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का विसर्जन करते हैं। वहीं पौधे ये जहरीली वायु जो कार्बन डाइऑक्साइड या अंगारक वायु है उसको सांस के जरिए खींचते हैं और उसे शुद्ध वायु बनाकर ऑक्सीजन के रूप में हमें वापस भेज देते हैं। तो हम पौधों पर एक एक सांस के लिए निर्भर हैं। ऑक्सीजन शुद्ध वायु पौधों से हमें मिलती है। तो देखिए विधाता ने कैसा सुंदर चक्र रचा है। हमारे लिए ऑक्सीजन अमृत है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, वही हमें पेड़ प्रदान कर रहे हैं और हम जो श्वास के माध्यम से छोड़ रहे हैं जो गैस, जो वायु, जो कार्बन डाइऑक्साइड या अंगारक वायु, जहरीली वायु, उसे पेड़
अपनी सांस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वातावरण से खींच ले रहे हैं। तो कितना अच्छा है ना ये संतुलन प्रकृति का। तो है ना पेड़ हमारे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। पशु डांगर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। अनाज व सब्जी ना खाने पर हम भी बच नहीं सकते हैं। सोच कर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित हैं। पेड़ पौधे भोजन जो है प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश के सूर्य प्रकाश की रोशनी में ही बनाते हैं। और इस तरह से अगर पूरा चक्र अगर हम गौर से समझें तो प्रकाश तो हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रकाश नहीं होगा तो पेड़ पौधों का भोजन नहीं बनेगा। पेड़ पौधों का भोजन नहीं बनेगा तो हमें कहाँ से शुद्ध वायु मिलेगी, कहाँ से वनस्पति फल फूल सब्जियां मिलेंगी। सोचिए पेड़ों का अस्तित्व रहना कितना ज़रूरी है। और पेड़ों का अस्तित्व प्रकाश पर निर्भर है, पेड़ों का अस्तित्व सूर्य की रोशनी पर निर्भर है। तो है ना प्रकाश महत्वपूर्ण हम सबके लिए। कोई कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं। बीज ही उनकी संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है, जैसे फूल फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है। जरा सोचो तो पेड़ पौधे तो मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, किंतु इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। तुमने कथा तो सुनी होगी स्पर्शमणि की, अर्थात पारस पत्थर की, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। मेरे विचार से माँ की ममता ही वह मणि है। संतान पर स्नेह न्यौछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। कितनी काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया है यहाँ पर लेखक महोदय ने, कि हम इंसानों की तरह पेड़ पौधे भी अपनी संतति अपनी संतानें इस दुनिया में छोड़ जाते हैं। अपने जाने के बाद अपनी निशानियां छोड़ जाते हैं। और पेड़ों की संतान क्या है, बीज है। वो बीज जो हुए सुकोमल अवस्था में उनकी सुरक्षा के लिए पत्तियों से वो घिरे रहते हैं और धीरे 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 वो ग्रो करते हैं। और इस तरह से एक नन्हा बीज जो होता है वो एक नए पेड़ के लिए, एक नए पेड़ की शुरुआत के लिए, शुरुआती अवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। ज़मीन के अंदर वो बीज दबा हुआ, फिर वो धीरे से अंकुरित होगा, फिर वो धीरे से पौधा बनेगा, फिर वो एक दिन पेड़ बन जाएगा। और अपनी तरह दूसरे बीज, दूसरे पौधे और दूसरे पेड़ों को उगने के लिए बीज हमें सौंप जाएगा। तो क्या है ये सुंदर सी प्रक्रिया, इसका इतना अच्छा वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेह सिक्त वाणी में पुकार सकते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे। ये रंगीन पंखुड़ियां दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। ये दल बल सहित फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं।
कितना मनोहारी वर्णन है, क्या कल्पना है कि जैसे हम अपने अतिथि आगमन पर किस तरह से उसके स्वागत में पलक पावड़े बिछा देते हैं, कैसे हम उनके लिए तमाम स्वागत की तैयारियां करते हैं, वैसे ही ये फूल जो है अपने अतिथियों को आमंत्रित करते हैं, तितलियों को, भंवरों को निमंत्रित करते हुए से प्रतीत होते हैं। और उसके लिए वे रंग बिरंगे फूल अपने तन पर सजा देते हैं। और ये बगिया देखकर, ये लहराते फूल देखकर आकर्षित होकर तितलियां और आकर्षित होकर जो मधुमक्खियां हैं, भंवरे हैं, वहां आती हैं। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करते हैं। मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में पराग कण देखे होंगे। मधुमक्खियां एक फूल के पराग कण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। पराग कण के बिना बीज पक नहीं सकता। तो देखिए, ये जो पराग कण होते हैं ना, छोटे छोटे, एक गुड़हल का फूल देखा होगा आपने, वहाँ आपको स्पष्ट रूप से समझ आएगा। उसमें गुड़हल का फूल इस तरह से होता है और ये ऊपर जो ये दिखाई दे रहा है, ये डंडी सी निकली होती है, उसमें छोटे 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 दाने से उगे हुए रहते हैं, यही पराग हैं, पराग के कण हैं। और जब मधुमक्खियाँ इन फूलों पर बैठती हैं तो अपने साथ पराग के कणों को लेकर उड़ जाती हैं और जहाँ कहीं वो गिर जाते हैं पराग कण, यही पराग कण जो है वो फलों के बनने की प्रक्रिया को पूरा करता है। एक निषेचन की, पुष्पों में भी निषेचन की, फूलों में, पौधों में निषेचन की क्रिया होती है और फल बनते हैं। तो ये परागकण के माध्यम से ही होता है, जिसके संचरण के लिए माध्यम बनते हैं ये मधुमक्खी, ये तितलियां। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थीं। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ के सहित भूमि पर गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। तो आपने देखा कि लेखक ने किस तरह से पेड़ पौधों में भी मानव के समस्त जीवन काल की तरह ही घटनाओं के होने का परिचय हमें कराया है। कैसे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वो पेड़ जो है अपने लिए और हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए कार्यरत रहा। पेड़ जो है बीज से अंकुरित होता है। शुरुआती समय वही होता है, जैसे एक बच्चा शिशु जन्म लेता है, फिर वो ग्रो करता है, फिर वो अपनी संतति बढ़ाता है, उनको पालता पोसता है, एक सुरक्षित वातावरण देता है और फिर धीरे धीरे वो क्षीण हो जाता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वैसे ही एक बीज जो धरती के अंदर दबा था ना, वो पहले अंकुरित होकर पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर उसके फूल फल फलते फूलते हैं, फिर वो वृक्ष अपनी उम्र पूरी करके धीरे धीरे कमजोर हो चला है और एक दिन वो सूख कर गिर जाता है, यानी वो भी इंसान की तरह समाप्त हो जाता है। तो पेड़ पौधे जो हैं हम इंसानों के सदृश ही हैं। तो आइए अब देख लेते हैं जगदीश चंद्र बसु जी का परिचय क्या है संक्षेप में। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। वे जीव विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान तथा विज्ञान कथा लेखन में रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र व एक प्रजनन प्रणाली होती है और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं। इस प्रकार वे यह स्थापित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे कि पौधे किसी भी अन्य जीव रूप के समान होते हैं। विज्ञान जैसे विषय को भी चित्रात्मक साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने वाले जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम रेडियो तरंगों के द्वारा संचार स्थापित कर एक बड़ी वैज्ञानिक खोज की थी। पेड़ की बात का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद शंकर सेन ने किया है। जी हाँ,
ये पेड़ की बात रचना जो है, मूल रचना बांग्ला भाषा में है, जिसका अनुवाद हिंदी में शंकर सेन जी ने किया है। और हमने जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में जाना कि उन्होंने ये सबसे पहली बार विश्व में, ये सबसे पहली बार उन्होंने ही सिद्ध किया था कि पेड़ पौधे भी सामान्य दूसरे प्राणियों की तरह, हम इंसानों की तरह ही अपना एक पूरा जीवन चक्र जीते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अब वो हम इंसानों की तरह ही जो जीवन का अलग अलग पड़ाव है उसमें जीते हैं, और किस तरह से अपनी उम्र तय करके वो इस दुनिया से जाते हैं। तो इस तरह से मल्हार का कक्षा 6 का ये सफर यही खत्म होता है। आज ये अंतिम पाठ मैंने आपके लिए यहाँ प्रस्तुत किया है। एक कविता है जो केवल पढ़ने के लिए है, मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी ही वो भी कर दूं, तो वो क्यों रह जाए। बहुत ही प्रेरक कविता है और उसे हमें पढ़ना चाहिए। कवि प्रदीप की लिखी हुई ये कविता है, और उसके बाद अगला सफर शुरू करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को नमस्कार।